Hello, good evening, everyone. Good evening. Am I audible clearly? ओके. तो टेस्ट वेस्ट हुए आप लोग के या कुछ पोस्टपोन हो गए? चल रहे हैं टेस्ट वेस्ट? पोस्टपोन हो गए हैं. अच्छा, कोई डेट वगैरह? अभी तो अच्छा ऑफलाइन होगा. अच्छा, अभी डेट आई नहीं है. ओके, चलिए कोई बात नहीं. हम लोग ने लास्ट कौन सा टॉपिक पढ़ा था अभी लास्ट क्लास में? कंपोजिट कल्चर. ओके ठीक है, कंपोजिट कल्चर कर लिया था हम लोग ने. टेस्ट का टॉपिक भी था आपके. और भी कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास में. उन टॉपिक्स को अभी थोड़ा सा पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करेंगे, बात करते चलेंगे हम लोग. बाकी यस यश, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है. गुड इवनिंग सर. अच्छा, गुड इवनिंग. हाँ, गुड इवनिंग. चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, टॉपिक्स की बात करते हैं. तो हम लोग टॉपिक्स जो करेंगे अभी आपके लिए, जो रिलेवेंट टॉपिक्स हैं बहुत सारे, उन रिलेवेंट टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ग्रेविटी आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटेटिव चीज़ों को दे सकता है, उन क्वालिटेटिव टॉपिक्स की हम लोग बात करने वाले हैं. जैसा कि हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे. मैं आप लोग के साथ में हिस्ट्री कराने वाला हूँ आप लोग को. जब प्रीवियस हम लोग ने कंपोजिट कल्चर को देखा भी, उसके आगे कंपोजिट कल्चर के बाद में कोई मुझको ये बता सकता है कि हिस्ट्री का स्टार्ट कहाँ से होता है? हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है? जब से राइटिंग शुरू हुई. जब से राइटिंग शुरू हुई. अच्छा, उससे पहले हिस्ट्री नहीं है? जब से ड्राइंग शुरू हुई. जब से ड्राइंग शुरू हुई. ओके, और कुछ इसके अलावा कोई और डायमेंशन? हिस्ट्री का अगर मैं डिवीज़न करूं तो हिस्ट्री के डिवीज़न में सबसे पहला डिवीज़न कौन से टॉपिक का होता है? एंशियंट हिस्ट्री का होता है. ओके, एंशियंट हिस्ट्री से भी पहले क्या कुछ था या एंशियंट से ही? हड़प्पन सिविलाइजेशन. ओके, और बिफोर हड़प्पन सिविलाइजेशन? प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री. वेरी गुड. प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री जिसने बोला, तो प्री हिस्टोरिक इरा एक्चुअल में वो इरा है जहाँ से हम लोग अपने हिस्ट्री को या इतिहास को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हिस्ट्री का एक्चुअल जो एग्जिस्टेंस हमको दिखा, ये एक्चुअल एग्जिस्टेंस हमको समझ में आया, वो हमको प्री हिस्टोरिक इरा से समझ में आता है. प्री हिस्टोरिक इरा हिस्ट्री को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसके अंदर प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक 3 इराज होते हैं हिस्ट्री के, जिसमें हम लोग हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं. ठीक है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक. ठीक, प्री हिस्टोरिक इरा की जब हम लोग बात करते हैं तो ये वो इरा था आपका जिस समय में ना तो हमको कोई रिटन एविडेंसेस मिले हैं, और जब रिटन मिले नहीं हैं तो हम रीड क्या करेंगे? तो हमारे पास में रीडिंग के लिए भी कुछ नहीं था. ठीक, प्रोटो हिस्टोरिक का जो इरा आता है, वो प्रोटो हिस्टोरिक का इरा आपका वो इरा है कि जिसके अंदर हमको रिटन एविडेंसेस तो मिले, लेकिन हम उनको रीड नहीं कर पाए, हम उनको पढ़ ही नहीं पाए. रिटन का मतलब यहाँ पे रिटन भी हो सकता है और ड्राइंग से भी फॉर्म हो सकता है, वो ड्राइंग का भी एक फॉर्म हो सकता है. ठीक, उसके बाद में एक आता है हिस्टोरिक एरा. ठीक है, हिस्टोरिक एरा के अंदर हमको रिटन के एविडेंसेस मिले और साथ ही साथ में हमने क्या करा, फाइनली उनको रीड कर लिया. तो इस तरीके से हिस्ट्री को 3 पोर्शन के अंदर डिवाइड किया जाता है जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं. तो ये प्री हिस्टोरिक एरा जिसके अंदर रिटन भी नहीं मिले, रीड भी नहीं कर सके, ऐसा कौन सा समय था? ऐसा समय था जिस समय में नोमैडिक मैन रहा करता था. नोमैडिक का मतलब जो आदि मानव वगैरह रहा करते थे दुनिया के अंदर, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. प्री हिस्टोरिक जैसे पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक, ये कुछ इराज थे जो हम लोग प्री हिस्टोरिक इरा के अंदर पढ़ने वाले हैं, या इसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे उन सारे टॉपिक्स का. ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक वो इरा था हमारा जब रिटन एविडेंसेस तो मिले हमको, लेकिन हम उसको रीड नहीं कर पाए. ऐसा इरा कौन सा है? किसी ने भी बोला था हड़प्पन सिविलाइजेशन. ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, या जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी जो इसकी बाउंड्रीज लगती थी वो रिवर ऑफ इंडस से लगा करती थी, इसलिए हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसा इरा था जहाँ रिटन एविडेंसेस तो बहुत सारे मिले, लेकिन उनकी लैंग्वेज कुछ इस तरीके की लिखा करते थे वो लोग, तो इस लैंग्वेज को पढ़ना इम्पॉसिबल है. हमको आज तक नहीं समझ में आया कि वो क्या लिख के चले गए. ठीक, तो उस पर आज भी काम जारी है, कोशिश करी जा रही है कि क्या लिखा था. हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ एजम्पशंस लगाए हैं, कुछ अनुमान लगाए हैं कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ होगा. इमेजेस के फॉर्म में हम सिर्फ और सिर्फ एजम्पशंस लगाते हैं. हिस्टोरिक इरा आपका वो इरा होता है जहाँ पे रीड
और राइट दोनों टाइप की चीज़ें बहुत इजीली हमको देखने को मिली। ठीक है, ऐसा इरा कौन सा था? ऐसा इरा था आपका वेदास या वैदिक कल्चर। ठीक, वैदिक कल्चर। जब वैदिक कल्चर की बात करते हैं, क्योंकि हमको वेद मिल गए थे इस समय, चारों वेद हमको यहाँ पे मिल गए थे। वो चारों वेदास को हमने यहाँ पे जब लिखा तो लिखने के बाद में हमने पढ़ भी लिया उनको। तो ये मेन हिस्टोरिक इरा जो आपका शुरू होता है, इसी हिस्टोरिक इरा को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला पार्ट एंशिएंट है, दूसरा मिडिवल है और तीसरा क्या है? मॉडर्न इंडिया। ठीक है, ये है हिस्टोरिक इरा। तो एक्चुअल हिस्ट्री हमारी यहाँ से शुरू नहीं होती है, हमारी एक्चुअल हिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, तो एंशिएंट से कभी भी यस सर, हम लोगों के पास किस पीरियड के मैक्सिमम वो डॉक्यूमेंट्स हैं मॉडर्न के? मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स, मैक्सिमम वो एविडेंसेस के डॉक्यूमेंट्स। एविडेंसेस, मैक्सिमम एविडेंसेस तो ऑब्वियस सी बात है, जितना नया कल्चर होगा उतने ज़्यादा एविडेंसेस हमारे पास में होंगे और उतने स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो हाँ, सबसे ज़्यादा नो डाउट हमारे पास में मॉडर्न इराक के ही होंगे, सबसे ज़्यादा एविडेंसेस इसी समय के, क्योंकि सबसे ज़्यादा लिखा गया, सबसे ज़्यादा पढ़ा गया और सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स हमने देखे। तो जितना मॉडर्न होगा उतना ज़्यादा एविडेंसेस और उतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हमारे पास में होंगे। ठीक है, जितना पुराना होगा उतने वीक एविडेंसेस होते चले जाते हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा इसी समय के थे। तो प्री हिस्टोरिक इरा जो था आपका, वो बहुत लंबा था, बहुत समय के लिए कहीं ना कहीं चला प्री हिस्टोरिक इरा। और उस प्री हिस्टोरिक इरा के अंदर सबसे पहले बोला गया कि पूरी दुनिया के अंदर पहली बार ह्यूमन आया रहने के लिए। तो बोला जाता है कि ह्यूमन पूरी दुनिया में कहाँ रहने आया होगा। लॉजिक लगाया लोगों ने, सोचा कि सबसे पहले ह्यूमन कहाँ पे रहने आया होगा। तो किसी को कोई आइडिया है कि ह्यूमन पूरी दुनिया में सबसे पहले? अफ्रीका, अफ्रीका, वेरी गुड, वेरी गुड। अफ्रीका के अंदर सबसे पहले ह्यूमन रहने आया था, क्योंकि आज तक अगर हम लोग वहाँ पे देखें तो उन लोग का जो रहन सहन या जो भी तरीका है वो थोड़ा बहुत नोमैडिक टाइप का ही होता है। चलिए, हाँ, तो बात करी थी हमने प्री हिस्टोरिक इरा, प्रोटो हिस्टोरिक इरा और हिस्टोरिक इरा। इन 3 इरास के अंदर हम अपनी पूरी हिस्ट्री को तोड़ के पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, प्री हिस्टोरिक इरा वो इरा था जिसके अंदर रिटन एविडेंसेस भी नहीं मिले, ना हम उसको रीड कर सके। प्रोटो हिस्टोरिक इरा वो था जिसके अंदर रिटन तो मिले लेकिन रीड नहीं कर सके, ऐसा एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन। और हिस्टोरिक इरा वो था जिसमें रिटन और रीड दोनों हम कर सके, जिसके अंदर हमको वेदास मिल गए थे। क्योंकि और जो वेदास हैं, उन 4 वेदास के कोई नाम बता दे जल्दी से मुझे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हाँ, हाँ, इजिप्शियन, मेसोपोटामियन और हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये सारे के सारे सिविलाइजेशन एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे। क्योंकि इन हाँ हमारा ये हड़प्पन तो प्रोटोहिस्टोरिक में, पर हमारा इजिप्शियन भी प्रोटोहिस्टोरिक में होगा, क्योंकि उसके बारे में हम पढ़ पा रहे हैं ना। क्या 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 प्री हिस्टोरिक में होगा? सर, मतलब हमारा हड़प्पन तो प्रोटोहिस्टोरिक में। ठीक है, ठीक है। तो सर क्या इजिप्शियन भी होगा उसमें प्रोटोहिस्टोरिक? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो इंडिया, हम लोग जो उसका राइटिंग्स पढ़ तो पा रहे हैं। देखो हम लोग जो कर रहे हैं इसको प्रोटो हिस्टोरिक में, जो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा, तो प्रोटो हिस्टोरिक से जब हिस्टोरिक के बीच में हम लोग जाएंगे तो इस समय को जाते समय को एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। ठीक है, वो ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है? जब समय एक टाइम से दूसरे टाइम में चेंज होना शुरू होता है। जैसे आज के समय में कोविड चल रहा है, कोविड के बाद में एक बहुत लंबा समय आएगा, गैप आएगा, और तब एक समय ऐसा भी आएगा जब कोविड का कोई नामो निशान नहीं होगा। इससे हम लोग एक ट्रांजिशन फेज में तो कि कोविड पूरी तरीके से ख़त्म हो जाने वाला है। तो ये ट्रांजिशन बिल्कुल होगा ख़त्म, एकदम होगा ख़त्म, बहुत जल्दी ख़त्म होगा। दुआ करो ओमिक्रॉन सबको हो जाए तो कोविड जल्दी ख़त्म हो जाएगा। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिसर्च हो रही है। ठीक है, तो उसके थ्रू हो सकता है कि कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ ओमिक्रॉन आके बॉडी में बना रहा है कि वो अपने आप ही बंदा वैक्सीनेटेड हो जा रहा है। ऐसी कुछ रिसर्च चल रही है, WHO ने ये बात को बोला है ना। तो ऐसा हो सकता है, कोविड बहुत जल्दी जाएगा, जाने वाला है। ठीक, तो यस सर, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन सबसे पुराना सिविलाइजेशन है। देखो, जब पूरी दुनिया में बात करते हैं हम लोग, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं हम लोग, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे पुराने सिविलाइजेशन में जाते हैं तो वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन होता है। ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अभी हम लोग सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो इंडिया की हिस्ट्री के हिसाब से सबसे पुराना सिविलाइजेशन नो डाउट हमारे पास में इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और इसके रूट्स जो देखने को मिलते हैं वो साथ में देखने को ऐसे मिलते हैं क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इन सब में आपस में ट्रेड हुआ करता था। कुछ ट्रेड रूट्स ऐसे बने हुए थे जो आपस में ट्रेड हुआ करते। यस
हाँ, कंटेम्प्रेरी बोला ना मैंने, ट्रांजिशनल पीरियड का मतलब चेंज भी हुए थे। मेसोपोटामियन, इजिप्शियन और इंडस वैली तीनों एक समय में भी रहे हैं। मेसोपोटामियन उससे पहले भी रहा है और इंडस वैली सिविलाइजेशन तक रहा है। इजिप्शियन उस समय में भी रहा, इंडस वैली के समय में भी रहा और इंडस वैली के बाद में भी रहा। इसलिए आपने बोला इजिप्शियन सिविलाइजेशन के कुछ हम लोग ने चीज़ें पढ़ भी ली, क्योंकि वो प्रोटो हिस्टोरिक के ट्रांजिशन पीरियड के बाद में हिस्टोरिक पीरियड में ट्रांजिशन हो रहा था उसका, इसलिए हमने उसको पढ़ लिया था। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसको क्लासीफाई करने का एक अलग तरीका है। यहाँ जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं वो इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? ठीक है, हाँ, तो ये इंडियन हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन पढ़ लें, क्योंकि हमको ओवरऑल अभी इंडियन हिस्ट्री की बात करनी है। और जब वर्ल्ड हिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारे रिवॉल्यूशंस की बात करते हैं, बहुत सारे वर्ल्ड वॉर्स की बात करते हैं। वहाँ हमको बहुत एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं जाना। ये कौन है? सर एक और को इंट्रोड्यूस सर एक को भी सर म्यूट कर दीजिए। ये ऐड कैसे हो जा रहे हैं इसके अंदर आके? कौन परमिशन दे रहा है इनको? सर कोई पता नहीं लिंक शेयर कर देता है बार-बार। ये सर कोई सर लिंक और मीटिंग कोड शेयर कर देता है। कौन कर रहा है ये शेयर? आपस में आप ही लोग को डिस्टर्ब हो रहा है इन सब चीज़ों से। ऐसे काम ना करो, मत करो ऐसे लोगों को इनवाइट जो लोग क्लास के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्या नाम था इनका? ये तो है नहीं, अब चले गए शायद। देखो पूरा क्लास को डिस्टर्ब करके रखा है इन दोनों बच्चों ने, है ना। चलो आएगा, देखा जाएगा, अभी तो नहीं है शायद, खुद चला गया। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रोटो हिस्टोरिक आपका जो है कुछ इस तरीके का इरा दिखा करता है। ठीक है, ये सब कौन है? ये वही नोमैडिक है, वो वही नोमैड्स हैं, वही नोमैडिक कल्चर के लोग हुआ करते थे, जो लोग इस तरीके से अपनी लाइफ को पूरी तरीके से स्पेंड किया करते थे। कैसे स्पेंड करते थे? इनका मेन प्रोफेशन क्या होता था? वो मेन प्रोफेशन, हाँ, वो ये हंटर्स हुआ करते थे। ये लोग हंटिंग किया करते थे। हाँ, पेंटिंग्स वगैरह भी बनाया करते थे। पेंटिंग्स वगैरह बनाने का क्यों शौक था इन्हें? क्यों बनाते थे पेंटिंग्स? कुछ कुछ ऐसी भी चीज़ें होती थी, कुछ कुछ कभी कभी क्या होता था कि बोरिंग भी होते थे, कुछ अपना एंटरटेनमेंट भी करना चाहते थे। उन सब चीज़ों के लिए भी ये क्या करते थे, थोड़ा बहुत आर्ट डिज़ाइन वगैरह करा करते थे। तो ऐसी बहुत चीज़ें इन्होंने पत्थरों के ऊपर कुदेर कुदेर कर रखी थी, जिस सारी चीज़ों को हम लोग आगे देखते हैं। उसी सब चीज़ों को हमने समझा, पढ़ा और सारी चीज़ें हम लोग, हाँ, इनको एग्रीकल्चर के बारे में भी बिल्कुल भी नहीं पता था, कुछ नहीं जानते थे ये एग्रीकल्चर के बारे में। हाँ, ये जो हंटिंग वगैरह किया करते थे प्री हिस्टोरिक के लोग, पूरा का पूरा टारगेट इनका हंटिंग ही रहता था। हंटिंग, क्योंकि इनको सिर्फ ये पता था कि खाना है हमको, खाने के लिए हम जी रहे हैं और खाने के अलावा हमारा कोई दूसरा काम नहीं है। तो ये जितनी भी रिसोर्सेज को कंजर्व करा करते थे या रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते थे, सिर्फ मेन टारगेट खाने का रहा करता था इनको। ठीक है, तो ये सारे के सारे लोग नोमैडिक इसीलिए कहलाया करते थे, क्योंकि छोटा नहीं बच्चा होता है, छोटे बच्चे को क्या चाहिए होता है? सिर्फ खाने पीने को चीज़ चाहिए होती है, बस उनको खाने पीने को देते रहो। उसको नहीं पता होता दुनियादारी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मेरे को पढ़ाई भी करनी है। हाँ, ठीक है, तो ये क्या होते थे, कुछ उसी समय के लोग हुआ करते थे, ऐसे ही लोग हुआ करते थे। तो इस समय के लोगों को इसीलिए नोमैडिक कहा जाता था। इनके पास कोई सूझबूझ नहीं थी, कोई ऐसी आइडियाज़ नहीं थे, नए नए इन्वेंशन इन लोग ने धोखे में करे हैं। ठीक है, कुछ ऐसी नहीं थी कि साइंटिफिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे। तो हाँ, फायर को भी किया था, उसको भी अभी हम लोग देखेंगे पढ़ने वाले। तो प्री हिस्टोरिक मेरे ख्याल से एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग को लग रहा होगा, समझ आ रही होंगी चीज़ें, कि प्री हिस्टोरिक के लोग नोमैडिक टाइप के होते थे। मेनली ये लोग किस पे डिपेंड हुआ करते थे? हंटिंग के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें क्लियर है। अभी प्री हिस्टोरिक इरा के अंदर क्या हुआ? प्री हिस्टोरिक इरा को हमने क्या करा, थोड़ा सा डिवीज़न दिया है हमने प्री हिस्टोरिक इरा का। ठीक है, अब प्री हिस्टोरिक इरा का जो डिवीज़न हुआ, वो डिवीज़न आपका कुछ इस तरीके से हुआ। एक है पैलियोलिथिक, ठीक है, यहाँ मीज़ोलिथिक का मेंशन नहीं है तो हम लोग कर लेते हैं मीज़ोलिथिक, और एक है हमारे पास में न्योलिथिक एज। ठीक है, ये 3 टाइप की एजेस हैं प्री हिस्टोरिक इंडिया के अंदर, जिस तरीके से पूरे सोसाइटी के अंदर मैन अपने आप में आगे कैसे बढ़ता चला गया। ठीक है, अभी आपने देखा ये जो आदि मानव थे, जो नोमैडिक्स लोग थे, ये ऐसे करके झुक के चला करते थे, ऐसे करके। कोई रीज़न बताएगा ऐसे करके क्यों चलते थे? क्यों चलते थे ऐसे?
अच्छा ऐसा, अभी अभी हाँ ऐसा, हाँ हाँ, कुछ कुछ ऐसे ही रीज़न थे जो आप लोग ने बोले, और इसमें से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न था। ठीक है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न था। एक हमारे पास में क्या होता है, कभी आपने देखा है एनिमल्स वगैरह को चलते हुए? एनिमल्स अपने 4 पैरों के ऊपर चलते हैं, ठीक है, तो वो 4 पैरों पर चलते हैं। तो वो 4 पैरों पर चलने का रीज़न जो उनका ये होता है कि उनकी जो ये होता है हेड जो होता है उनका, उस हेड के अंदर एक पीछे पोर्शन होता है यहाँ पे एक, ठीक है, ये पोर्शन जिसको छोटा दिमाग कहते हैं ना हम लोग, कभी कभी नाना पाटेकर छोटा दिमाग जिसको कहता था, ठीक है। तो ये जो होता है यहाँ का जो पोर्शन होता है, इसके अंदर एक होल होता है बड़ा सा, ठीक है, एक बड़ा सा होल यहाँ पे हमारे पास में होता है। पहले क्या होता था, ये जो आदिमानव होते थे इनका ये जो होल हुआ करता था ये मिड में होता था, यहाँ पे होता था, जैसा कि आज के टाइम में एनिमल्स के होता है। बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न था इसके पीछे। और इनकी जो बैकबोन हुआ करती थी, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, तो ये जो बैकबोन होती थी इससे आगे कनेक्टेड होती है। तो इनकी जो बोन थी वो आके यहाँ से कनेक्ट होती थी, ये जो मिडिल पोर्शन होता था उसकी वजह से इनकी जो कमर थी ऐसे करके हो जाया करती थी, तभी ये ऐसे चला करते थे। ये धीरे धीरे जैसे इवोल्यूशन ऑफ मैन होने लगा, ये चीज़ धीरे धीरे करके पीछे जाने लगी और पीछे जाके वापस यहाँ पे आके सेट हो गई, ठीक है। एनिमल्स के साथ में ऐसा नहीं हुआ, तो ये ह्यूमंस के साथ में ऐसा हुआ। तो जब ये यहाँ पे आके सेट हो गए तो हम लोग धीरे धीरे सीधे होना शुरू हो गए। अभी वापस से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फ़ोन चला के ऐसे करके चलते रहते हैं ना, हम लोग वापस से उसी एज में जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे फिर से ये वहाँ पे वैसे ही चलाएगा, ठीक है। तो फ़ोन कम चलाना चाहिए, ठीक। हाँ लोग कहते हैं सर कि रामायण के टाइम के लोगों की हाइट सबसे ज़्यादा रहती थी सर, वो भी तो ऐसे थोड़ा बहुत सकते हो। हाँ देखो, वो क्या है, वो सब चीज़ें जो हैं वो रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स के अंदर हैं। रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स से साइंस थोड़ा सा परहेज़ करता है, ठीक है। रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स को साइंस जो है अपने हिसाब से, साइंस ने अपने हिसाब से दिया हुआ है। रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स कुछ और कहते हैं। रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सबसे पहले मानव श्रीलंका में आया था, ठीक है, लेकिन साइंस क्या बोलता है कि अफ्रीका के अंदर आया सबसे पहले मानव, ठीक है। तो ऐसे रिलीजियस डॉक्यूमेंट में अगर इस्लामिक डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वो कहते हैं सबसे पहले इस्लामिक डॉक्यूमेंट के हिसाब से अरब्स के अंदर मानव आए हुए होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या चीज़, हाँ, ह्यूमन की साइंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा हाइट क्या है? 8 फुट 11 इंच। हाँ लगभग 9 फुट तक तो मैंने भी सुना है, 9 फुट तक की अप्रॉक्स होगी, तो इतना तो लगभग रहा करती थी, ठीक है। हाँ हाँ बहुत टॉल होते हैं, तो लगभग उतनी ही रहती है। अब पहले के ज़माने में या पहले बहुत टाइम पहले जो कि उस समय के लोग हुआ करते थे, उन सब की तो एवरेज हाइट ही बहुत 7-8 रहा करती थी, ठीक है। तो ऐसा हुआ करता था, हाँ, तो वो लगभग 9 तो बहुत एवरेज, मैंने 9 तक तो सुना है कि 9 तक तो रहती है। आज के समय में भी एक आध देख लेते हैं हम लोग, वो बड़े हम लोग के लिए एंटरटेनमेंट का एक साधन होते हैं, जिनकी हाइट हम लोग 8-9 फुट देख लेते हैं, बहुत लंबे लंबे लोग हुआ करते हैं ऐसे, ठीक है। तो वो ऐसे कभी कभी आ जाते हैं। खैर हाँ सर लेकिन उन लोगों में तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है ना। हाँ वो जेनेटिक डिसऑर्डर से ही होता है। स्टैटिज्म कहते हैं। हाँ वो जेनेटिक डिसऑर्डर से ही होता है। नॉर्मल लोग नहीं होते, वो ऑब्वियस सी बात है, जेनेटिक डिसऑर्डर से होता है। नॉर्मल लोग तो सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 फुट की हाइट के एवरेज होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। हाँ 6 फुट एवरेज हाइट है, 6 फुट तक के ही एक एवरेज लोग रहते हैं। खैर चलो, थोड़ी हिस्ट्री भी पढ़ लो, अब साइंस पढ़ लेना बाद में, ठीक। तो प्री हिस्टोरी जो है, हमारी प्री हिस्ट्री की बात करते हैं, ये 3 मिलियन ईयर्स एगो की है लगभग। हम लोग अगर बात करें तो 3 लाख ईयर्स पहले हम लोग की हिस्ट्री स्टार्ट हो गई थी। और ये 3 लाख से लेके जो राइटिंग का इन्वेंशन हुआ वो 3000 BC के अंदर हुआ। तो 3 लाख से लेके जब हम लोग वापस चलेंगे 3000 BC तक, तब ये पूरी की पूरी हमारी प्री हिस्टोरिक एरा कहलाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि डेट उल्टी क्यों चल रही है, BC में चल रही है, तो ऐसा करके कुछ किसी को कोई डाउट? बिफोर क्राइस्ट ऑन अर्थ, ठीक है। जब से क्राइस्ट आए, हमने हिस्ट्री को आसान करने के लिए 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। एक को हमने बोल दिया था एनो डोमिनी AD, जिसको आज के समय में बोलते हैं, अगर 2022 चल रहा है तो ये 2022 AD चल रहा है हमारा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टाइम को बोला करता है। एनो डोमिनी आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट की बर्थ के बाद का जितना भी एरा आया वो सारा का सारा AD में है। BC का मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। हमने एक पैरामीटर के हिसाब से, एक
रेशियो मान लिया कि 1 AD से पीछे पीछे जितना जाएगा वो सब BC में लिख देंगे हम लोग, और आगे जितना जाएगा वो सब हम लोग AD में लिख देंगे। AD में डेट इंक्रीज़ करेगी और BC में डेट डिक्रीज़ करेगी। तभी ये देखो 3 लाख से ये 3000 BC तक लौट के वापस आ रहा है, और 3000 BC के आसपास से लगभग हम लोग पढ़ेंगे 2350 BC का जो समय था, यहीं से इंडस वैली सिविलाइजेशन, या कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं कि 2500 या 2500 BC से लेके इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो इन्वेंशन जहाँ से स्टार्ट हो गया था वही इन्वेंशन जो था हमारा हिस्टोरिक एरा को पूरी तरीके से दिखाता है। अब प्री हिस्टोरिक के अंदर जो पैलियोलिथिक टाइप के लोग रहा करते थे, इनको कुछ भी नहीं पता था, एकदम नहीं जाना करते थे ये लोग कि किस तरीके के लोग रहना सहना या क्या एक तरीका होता है, डिसिप्लिन होता है रहने का, कुछ नहीं पता था इन्हें। ये सिर्फ हंटिंग पर डिपेंडेंट रहा करते थे और हंटिंग के बेसिस पे ही अपना पूरा का पूरा फूड को कलेक्ट किया करते थे। फूड कलेक्टर होते थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ करते थे। मेसोलिथिक एज के अंदर आए तो थोड़ा सा मॉडर्न टाइम आया। मॉडर्न टाइम के समय में अभी ये लोग पैलियोलिथिक के समय में, पैलियोलिथिक एज इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये बिग स्टोन एज हुआ करती थी। बिग स्टोन का मतलब ये होता था कि ये लोग बहुत बड़े बड़े पत्थरों से, इतना बड़ा बड़ा स्टोन होता था, उससे ये लोग हंटिंग किया करते थे। ठीक है, हाँ हाँ, बहुत ही लार्ज स्टोन हुआ करते थे। उन लार्ज स्टोन से ये लोग करते थे। ये लोग पता क्या करते थे, ये लोग ये करा करते थे कि जो भी एनिमल्स वगैरह होते थे, एक बंदा पहाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता था, जाके ऊपर से खड़ा हुआ है वो बंदा। अब वो ऊपर से खड़े हो गए, पत्थर को लेके खड़ा हुआ इतना भारी, ठीक है। अब वो नीचे 2 लोग भगाते हुए ला रहे हैं जानवर्स को, जितने भी एनिमल्स होते थे उनको भगाते हुए लाते थे। ऊपर से वो पत्थर को सरका दिया करता था, गिरा दिया करता था, और नीचे जानवर जो आता था वो आके उस पत्थर के नीचे दब जाता था, दब के मर जाता था। मरने के बाद में ये उसको ऐसे ही नोच के खा जाया करते थे, क्योंकि उस टाइम तो आगे वागे भी नहीं थी, तो ये नोच नाच के इसी तरीके से निपटा के खा जाया करते थे। इसी को ये लोग स्टोर भी किया करते थे और स्टोर रख करके भी खाया करते थे। तो क्या होता था, बड़े बड़े पत्थरों से शिकार करना, ये सब हंटिंग वंटिंग करना इनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता था। ठीक है, हंटिंग के लिए एक वर्ड यूज़ होता है जिसको हम लोग आखेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आखेट एक वर्ड होता है, ये एक तरीके से संस्कृत वर्ड है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, हिंदी और संस्कृत वर्ड में इसका यूज़ करते हैं। तो आखेट को हंटिंग कहा जाता है। कभी ये वर्ड आपको अगर दिखाई दे, सुनाई दे, तो समझ जाना हंटिंग की बात हो रही। तो इनका आखेट करने का तरीका यही होता था कि बड़े स्टोन से इस तरीके से एनिमल्स को करते थे। लेकिन जब मेसोलिथिक एज आई तो इन्होंने सीखा, इन्होंने कहा ऐसे एनिमल्स को जो हम लोग हंटिंग करते हैं वो बड़ा टफ है करना, इसको थोड़ा सा इजी करते हैं। इन्होंने क्या करा, उन स्टोन्स को तोड़ना शुरू कर दिया, और जब स्टोन्स को इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया तो स्टोन छोटे छोटे पीस में टूटना शुरू हो गया। अब ये क्या करते थे, स्टोन में क्या करा करते थे, एक बड़ा सा कुछ ऐसा रॉड टाइप का जो कि आयरन का नहीं होता था, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आयरन वैदिक एज के अंदर हमको मिला है। वो किसी भी तरीके का हो सकता था, कोई भी ऐसी छड़ी डंडा वंडा कुछ भी लेते थे, उसके अंदर स्टोन को बांध लिया करते थे, और उससे फेंक के, जैसे भाले को फेंक के मारा जाता है, या उस स्टोन को नुकीला बनाते थे, जानबूझ के उसको नुकीला बना के फेंक दिया करते थे। ऐसे करके फिर इन्होंने जानवरों का हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो मेसोलिथिक में इनको इतनी बहुत थोड़ी बहुत नॉलेज आना शुरू हो गई थी इन सब चीज़ों की, तो ये मेसोलिथिक के अंदर ऐसे करा करते थे। ठीक है, उसके बाद में आई एक न्यूलिथिक एज। अब न्यूलिथिक एज जब आई तब इनको क्या हुआ था, मेसोलिथिक के बाद में ये जो पूरी की पूरी सोसाइटी थी, अभी हमने क्या बोला, अफ्रीका के अंदर ये सारा का सारा ह्यूमन स्टार्ट हुआ है, सारे लोग अफ्रीका के अंदर रह रहे होंगे। अब अफ्रीका से वो लोग एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर आना चाह रहे हैं। यस, फायर पैलियोलिथिक में मिल गया था पहली बार, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जो हुआ था न्यूलिथिक के अंदर हुआ था। ठीक है, तो फायर के एविडेंसेस हमको मेसोलिथिक के अंदर बहुत ही ना के बराबर मिले। पैलियोलिथिक के अंदर इन्वेंशन तो हो चुका था, लेकिन एक्चुअल फॉर्म का इन्वेंशन इसका न्यूलिथिक के अंदर ही माना जाता है। ठीक है, तो आप लगा सकते हो उससे रिलेटेड कुछ भी। तो क्या हुआ, जब मेसोलिथिक से न्यूलिथिक की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, तो मेसोलिथिक के समय में ये हुआ कि अफ्रीका, ठीक है, हमने मान लिया ये पोर्शन क्या है हमारा, ये है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के बाद में क्या हुआ, अफ्रीका के बाद में ऊपर हमने देखा है ये यूरोप वगैरह पड़ता है हमारा। ठीक है, और इधर जो है इस पूरे कॉन्टिनेंट को हम लोग एशिया मानते हैं। ठीक है, ये एशिया हमारा कॉन्टिनेंट था। ठीक, अब अफ्रीका से इन लोगों ने, ये इसी एरिया में बसा करते थे सारे के सारे लोग, मेसोलिथिक तक की जब हम लोग बात करते हैं, तो अफ्रीका में क्या हुआ, एक मार हुई। मार का मतलब क्या हुआ, वॉर हो गया, लड़ाई हो गई। लड़ाई क्यों हो गई, बहुत सारे लोग एक ही जगह कलेक्ट हो गए। अब खाने पीने को लेके आपस में लड़ रहे हैं कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो ये आपस में लड़ गए। जब आपस में लड़ गए तो अफ्रीका से उठा के आधे लोगों को कहाँ फेंक दिया गया, एशिया के अंदर फेंक दिया गया। और जैसे ही एशिया के अंदर ये वहाँ से लैंड करें और लैंड करके एशिया के अंदर गिरे आके,
तो जब एशिया के अंदर जिस लैंड के ऊपर गिरे जाके, तो जहाँ पे गिरे वहाँ पे इन्होंने देखा कुछ ऐसा लगा हुआ है जिसको इन्होंने नोचा और नोच के इन्होंने खाया और खा के इनको कुछ टेस्ट आया उनके अंदर, यार ये तो टेस्टी लग रहा है, कुछ नई चीज़ है और खाने वाली चीज़ लग रही है। इन्होंने जब उसको खाया तो वो खाने वाली चीज़ निकली। अब वो खाने वाली चीज़ या तो हो सकता था किसी भी तरीके की गाजर थी, मूली थी, गोभी थी, कुछ भी हो सकता था, कोई भी ऐसी थी। तो इनको ये पता लगा कि एनिमल के अलावा हमारे पास में एक और ऑप्शन है खाने पीने का, और वो ऑप्शन क्या है हमारे पास में, वो ऑप्शन है एग्रीकल्चर। तो पहली बार जो एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिले हमको, वो एविडेंसेस कहाँ मिले हैं, न्योलिथिक एरा के अंदर हमको मिले हैं, क्योंकि यहाँ से जो मानव था वो पूरा का पूरा एशिया के अंदर उठा के फेंक दिया गया। अब एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर एक रीजन आता है जिसको हम लोग ईरान कहते हैं। ईरान पता है आपको एशिया के अंदर आता है, ठीक है, मिडिल ईस्ट एशिया, ठीक है, तो ईरान आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ईरान के अंदर सबसे पहले एविडेंसेस हमको किसका मिला, बार्ले का एविडेंस हमको सबसे पहले मिला। बार्ले समझ तो जौ होता है एक तरीके का, ठीक है, तो जौ या बार्ले के एविडेंसेस हमको यहाँ से मिल गए। तो एविडेंसेस हमको सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सबसे पहले एविडेंसेस किसी चीज़ के कहाँ पे मिले हैं, तो वो ईरान के अंदर मिले हैं बार्ले के एविडेंसेस। कुछ भी एक खाने की कोई चीज़ मिली वो ईरान के, क्योंकि एशिया के अंदर इनको फेंका गया था, तो ऑब्वियस सी बात है एशिया के अंदर से कुछ ना कुछ मिलेगा, तो इन्हें एशिया के अंदर से ये चीज़ मिल गई। ठीक, ईरान के बाद में ये लोग बढ़े कहाँ, कश्मीर की तरफ। ठीक, कश्मीर के ऊपर पड़ता है चाइना। ठीक, इस जगहों से इनको क्या मिल गया, राइस मिल गया। यहाँ से इन लोग ने राइस भी ढूंढ लिया, यहाँ से इन लोग को राइस मिल गया पहली बार। अब राइस भी इन लोग को मिल गया, ठीक है। उसके बाद में यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश जहाँ पे आप हो, वहाँ पे एक जगह पड़ती है कोल्डीहामा। ठीक है, कोल्डीहामा एक जगह पड़ती है, यस, हाँ, यहाँ से जो थे एविडेंसेस वो मिल गए हमको, वीट के एविडेंसेस यहाँ से मिल गए। तो जो मेन क्रॉप्स थी वो बार्ले हो गए, राइस हो गए, वीट हो गया। ठीक है, इस टाइप की क्रॉप्स हमको यहाँ से मिलना शुरू हो गई। अगर कभी आपसे पूछे क्या शुगर केन मिल गया था उस समय, नहीं, शुगर केन नहीं मिला था। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में बना देता है। 4 में से पूछ लेगा कि पहले हमको एविडेंसेस में कौन कौन सी क्रॉप्स मिली थी, तो वो ये सारी क्रॉप्स थी हमारे पास में। शुगर केन या और तरीके के कुछ क्रॉप्स आ जाएँ तो उनको आप लोग हटा सकते हो। तो ये क्रॉप्स हमको यहाँ पर मिल गई, किस वजह से, यस सर कश्मीर में क्या मिला था? ये राइस की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये कश्मीर और चाइना से मिली, तो ऑब्वियस सी बात है चाइना के बाद में नीचे कश्मीर की तरफ ही आएंगे ये लोग, तो कश्मीर में फिर हमको राइस मिला। तो ठीक है, तो ये जो सारा का सारा एग्रीकल्चर सिस्टम था, इस एग्रीकल्चर सिस्टम को हमको कहाँ मिला है, ये न्यूलिथिक एज के अंदर हमको देखने को मिला है। अब न्यूलिथिक एज के अंदर जब हमको एग्रीकल्चर मिला, तो एग्रीकल्चर मिलने के साथ में किसी जगह पे अगर कोई इंसान एग्रीकल्चर करना शुरू करेगा न्यूलिथिक एज के अंदर, तो आपस में कनेक्ट करना शुरू करो। अब थोड़ा सा दिमाग चलाओ। अब दिमाग ऐसे चलाएंगे कि अगर कोई बंदा किसी जगह पे एग्रीकल्चर कर रहा है, मानो मैं लखनऊ के किसी भी एक एरिया के अंदर, हजरतगंज के अंदर क्या कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए हजरतगंज में रहना पड़ेगा, है ना। तो मुझे अगर हजरतगंज में जब रहना पड़ेगा, तो हजरतगंज में रहने के लिए मैं यहाँ पे अपने डोमेस्टिक कुछ हाउसेज वगैरह बनाऊंगा या कुछ करूंगा। तो डोमेस्टिकेशन जो स्टार्ट हुआ था, कुछ हाउसेज या रहने का या निवास कह सकते हो आप जिसको, वो जो रेजिडेंस सिस्टम स्टार्ट हुआ था वो न्यूलिथिक के अंदर ही स्टार्ट हुआ था। एक तो हमने बोला यहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू हो गया था, दूसरा यहाँ पे क्या हुआ था, रेजिडेंशियल सिस्टम भी या रेजिडेंस शुरू हो गया था, लोगों ने बसना शुरू कर दिया था, अपने घर मकान बनाना शुरू कर दिए थे। तीसरी चीज़ ये है कि इंसान अगर रह रहा है वहाँ पे तो सिर्फ एग्रीकल्चर करेगा, एग्रीकल्चर करते करते बोर हो जाता था इंसान। ठीक है, तो उसने कहा एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, और वो एंटरटेनमेंट के लिए क्या होना चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स को पालना शुरू करते हैं। कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स अगर हमको मिल जाएंगे तो हमारा एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा, थोड़ा बहुत काम भी होता रहेगा। ठीक है, तो वो डोमेस्टिक एनिमल्स का इन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी यहाँ से स्टार्ट कर दिया। और वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल में कोई ये बता सकता है कि सबसे पहला एनिमल कौन सा पाला इन्होंने? वेरी गुड, सबसे पहला जो एनिमल इन्होंने पाला वो था डॉग। ठीक है, डॉग का डोमेस्टिकेशन, क्योंकि डॉग के डोमेस्टिकेशन के हमको बहुत जगह से एविडेंसेस मिले कि डॉग के साथ में डबल बर्डर सिस्टम ये होता है कि एक कब्र के अंदर 2 लोगों को जब दफना दिया जाए, तो ऐसा भी देखने को मिला कि ह्यूमन के साथ में हमको डॉग की भी कुछ स्केलेटन देखने को मिल रहा है। तो वो हाँ, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमको यहाँ से देखने को मिली, इसलिए हमने ये भी आइडिया लगाया कि न्यूलिथिक के अंदर सबसे पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग हुआ था। अब एग्रीकल्चर, इंसान मरता था तो फिर उसके पैर को
हाँ पेट को भी अगर वो इंसान मरता था तो उसके साथ में उसके पेट को पर्सनल बिलोंगिंग्स को भी कर दिया जाता था। पर्सनल बिलोंगिंग्स, इवन पर्सनल बिलोंगिंग्स उनकी वाइफ को भी समझा जाता था, वाइफ को भी उनके साथ में दफना दिया जाता था, ऐसा भी होता था। ठीक है जो हाँ जो हाँ जो सती जो बिल्कुल बहुत अच्छा जिसने भी बोला ये बहुत अच्छा बोला। जो सती सिस्टम हमको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर और एंशियंट और मेडिवल में देखने को मिलता है, वो सती यहाँ नया शुरू नहीं हुआ था। वो सती हमको ये न्यूलिथिक एज से देखने को मिल रहा है उस समय से, क्योंकि साथ में क्या करते थे, किसी भी मेल के साथ में फीमेल के स्केलेटन भी हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इसलिए हम समझ सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि सती वहीं से होता था। यस देखो अभी किसी ने बोला कि ज़िंदा जला देते थे, जलाने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, दफनाने की बात हो रही है। पहले वाला जो मानव था वो इंसान को जलाना कब से स्टार्ट हुआ? जलाना इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद से स्टार्ट हुआ। जो नए मानव आया उसके बाद में उसने उनको जलाया। जौहर नहीं, जौहर एक अलग प्रथा होती है, जौहर एक अलग प्रथा होती है। जौहर वो होती है वॉर के अंदर जब हमारी आर्मी के सारे मेल पर्सन फाइट के लिए चले जाते थे तो घरों में कौन बचेंगी? फीमेल्स बचेंगी। अगर उनको पता लगा कि हमारी सेना हार रही है, हमारे कोई भी मेल लीडर्स वापस, हाँ पद्मावत देखी होगी सबने, तो हमारे कोई मेल लीडर्स वापस नहीं आएंगे, इसलिए वो सब लोग एक कुआं टाइप का बना के उसके अंदर आगे के अंदर सब कूद जाते थे, उसको जौहर कहते थे। ठीक है, हाँ तो वो जौहर पद्मावत देखी होगी अगर आपने, तो सब आप लोग जान रहे होगे। ठीक है, हाँ तो आप लोग जान रहे होगे। ठीक, लेकिन देखो ये हाँ अलाइव, बिल्कुल अलाइव, एकदम अलाइव, जिंदा ही रहते थे तभी कूद जाते थे उसके अंदर। और इसमें जो बरीड किया जाता था या दफनाया जाता था इन लोगों को, तो उसके एविडेंसेस कुछ इस तरीके से मिले। मेल मर जाता है तो मेल के साथ में फीमेल को भी दफना दिया जाता था। कई एविडेंसेस हमको ऐसे मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने हमको बताया कि सेम टाइम पे दोनों को दफनाया गया। तो सेम टाइम पे दफनाने का मतलब ये हो गया कि दोनों तो एक साथ मरे नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात। कुछ ही एक साथ अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा तो कुछ लोगों के साथ में होगा, सबके साथ तो नहीं हुआ होगा। तो बहुत सारे हमको ऐसे एविडेंसेस मिले कि सेम टाइम पे दोनों को दफनाया गया। तो सेम टाइम पे दफनाने का मतलब यही हुआ कि उस समय में सती प्रथा जैसी कोई ना कोई चीज़ ऐसी रही होगी जो सेम टाइम पे दफना देते थे। ठीक है, हाँ फिर से बोलो। हाँ नहीं तो हस्बैंड को नहीं दफनाते थे। हाँ और दूसरे नहीं, उनको नहीं दफनाते थे, ना ही उनको जलाया करते थे, ऐसा सब। हाँ मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है और पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर मेल डोमिनेंट ही होता है, इसलिए ऐसा नहीं हुआ करता था। ठीक है, हाँ कौन है ये? आराध्य? नो सर, वो नहीं है। वो नहीं, कहाँ से ऐड हो रहे हैं? कौन शेयर कर रहा है? क्यों शेयर कर रहे हो भैया? अपना नुकसान कर रहे हो तुम लोग। मत करो शेयर वेयर, कोई भी शेयर मत करो। हाँ न्यूलिथिक में ही मैरिज का भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। हाँ न्यूलिथिक के अंदर भी ये सारे कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गए थे, मैरिज वगैरह ये सारी चीज़ होती थी उस समय में, हुआ करती थी। ठीक है, तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ वर्ड जब भी हम लोग बात करेंगे, मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे, तो वो न्यूलिथिक के अंदर ही बात करेंगे। मतलब यहाँ से बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिले, जितने भी न्यू इवोल्यूशन हुए वर्ड के अंदर वो न्यूलिथिक इरा के अंदर ही हुए। ठीक है, न्यूलिथिक इरा के अंदर क्या हुआ, उसके बाद में न्यूलिथिक के बाद में हमको क्या हुआ, यहाँ पे मेटल एजेस लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, कोई मेटल मिल गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है न्यूलिथिक के बाद में। तो मेटल से इंसान ने थोड़ी सी अपनी लाइफ को और आसान कर लिया। तो कोई बता सकता है सबसे पहला मेटल कौन सा मिला था? कॉपर मिला था, एकदम कॉपर मिला था। तो ये हाँ एकदम यहाँ हमको मिल गया कॉपर मिलते ही हमने इसको नाम दे दिया मेटल एजेस, और इसी कॉपर को मिलने की वजह से हम इसको चाल्कोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चाल्कोलिथिक एज के नाम से भी हम इसको फिर जाना करते हैं, तो इसका नाम चाल्कोलिथिक एज भी है। यस सर, जो मेटल एजेस के पहले एजेस थी, हाँ, तो सर उनको हम लोग स्टोन एजेस कह सकते हैं। तो वो स्टोन ही मिला था हमको, और स्टोन पे ही वर्क किया करते थे। हमको अगर मेटल कोई मिला है तो मेटल यही है, कॉपर मिला है हमारे पास।
हाँ, उसको स्टोन एज कहते थे। पूरी की पूरी ये जितनी भी बात करी हमने यहाँ तक की, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये पूरी की पूरी स्टोन एज है। ठीक है, इसको हम लोग स्टोन एज कहते हैं। ये यहाँ पे हमको कॉपर मिल गया था तो हम इसको चाल्कोलिथिक एज कहते हैं, मेटल एज को। इसके बाद में मैंने क्या बोला था, इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में हमको ब्रोंज मिल गया। ठीक है, ब्रोंज मिल गया तो हमने उसको क्या बोला, ब्रोंज एज के नाम से हम उसको जानने लगे। फिर क्या हुआ, हमको ब्रोंज के बाद में क्या मिला होगा, आयरन। ठीक है, आयरन मिल गया हमको, आयरन मिल गया। तो फिर हमने क्या करा, उसको आयरन एज के नाम से जानने लगे, जो कि वैदिक एज हुआ करती थी। तो हमने फिर आयरन, हाँ, तो लेटर वैदिक हुआ करती थी। ठीक है, लेटर वैदिक के अंदर हमको आयरन मिल गया था तो हमको उसको आयरन एज। अब इन सारे मेटल्स का जो इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था, वो मेटल्स का इस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये हो रहा था, देखो हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे अभी कॉपर मिला, कॉपर के बाद में थोड़ा इवोल्यूशन हुआ, ब्रोंज मिला, ब्रोंज के बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे हमको आयरन मिल गया। अब क्या होता था, जहाँ जहाँ पे आयरन मिलता चला जाता था, जहाँ जहाँ मेटल्स मिलते चले जाते थे, वहाँ पे लोग बसना शुरू कर देते थे, रहना शुरू कर देते थे, अपने रेजिडेंशियल या निवास वगैरह, हाँ, उन सबको वहीं पे बना लिया करते थे। अब जहाँ जहाँ पे बसना शुरू कर देते ये लोग, वो एरिया क्या बन जाते थे, वो एरिया जनपद बन जाते थे। फिर जनपद से वो क्या हो गए, बाद में इकट्ठे हो गए, कलेक्ट हो गए, वो सारे महाजनपद बन गए। ठीक है, हाँ, फिर क्या हुआ, जब ये महाजनपद बने तब वहाँ से किंगडम्स बनना शुरू हो गई। तो ये हो गया कि चलो अब एक रूलर बैठाना पड़ेगा, इस पूरी महाजनपद को वो कंट्रोल करेगा। और फिर वहाँ से कहानी शुरू होती है महाजनपद की। और 16 महाजनपद के बाद में फिर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री को पढ़ना वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, मगध सबसे बड़ा महाजनपद था। वैसे तो हम लोग 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, 16 महाजनपद हुए हमारे टोटल, लेकिन मगध सबसे बड़ा था, सबसे प्रोमिनेंट था और सबसे ज़्यादा कंट्रोल इस्टेब्लिश करने वाला वही रीजन था। ठीक है, तो खैर वो आगे की बातें हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यस ऐसा होता है कि किंग को ऐसा कहते हैं कि हेरिडिटरी होता है, तो हेरिडिटरी से पहले भी तो कोई किंग बनता है, तो फिर किंग वैसे कैसे चूज किया जाता था? पहले क्या होता था, हाँ, पहले क्या होता था, सबसे पहले जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं हम लोग, तो उस समय में कोई रूलर नहीं हुआ करता था, कोई शासक नहीं हुआ करता था, लेकिन कुछ लोग ट्रेड किया करते थे, जिनके ट्रेड कहाँ से रहते थे, मेसोपोटामियन या इजिप्शियन कल्चर के साथ में कुछ ट्रेड रहा करते। तो वो लोग जो ट्रेड किया करते थे, वही लोग सोसाइटी को कंट्रोल किया करते थे। ठीक है, और जो लोग सोसाइटी को कंट्रोल करते थे, वही लोग उन्हीं में से आगे चल के रूलर बनना शुरू हो गए। तो पहले ट्रेडर्स का कहीं ना कहीं कंट्रोल रहा करता था सोसाइटी के ऊपर। हाँ, होता है, वो तो होगा, ऑब्वियस ही बात है, ये सब चीज़ें होती थी। आगे धीरे धीरे क्या हुआ, आगे चल के फिर क्या हुआ, फिर जैसे मैंने बोला अभी ट्रेडर्स की बात करी हमने, ट्रेडर्स के बाद में वैदिक एज आ गई हमारी, वैदिक एरा आ गया हमारा। अब वैदिक एरा के अंदर क्या हुआ, सोसाइटी को क्या करा गया, थोड़ा बहुत हमने क्या करा, एक डिवाइड कर दिया, एक डिवीज़न दे दिया सोसाइटी को, जिसको हम लोग वर्णा सिस्टम कहते हैं। वर्णा सिस्टम के अंदर हमने क्या करा, सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने बोला सबसे ऊपर ब्राह्मण्स होंगे, उसके बाद क्षत्रिय होंगे, उसके बाद में वैश्य होंगे, उसके बाद शूद्रास होंगे। तो ऐसे हमने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। तो जब सोसाइटी को डिवाइड किया गया, उसमें देखा गया कि सबसे ऊपर कौन आ रहा है, बोले ब्राह्मण्स आ रहे हैं। ब्राह्मण्स ने बोला हम रूल नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि रूल कैसे करना है, हम सजेशन देने के लिए होंगे, हम लीड करेंगे रूलर्स के ऊपर भी। तो उन्होंने क्या करा, एक रिलीजन या एक पूरे धार्मिक सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया कि धर्म की पूरी तरीके से लीडिंग कौन करेगा, वो ब्राह्मण करेंगे। क्षत्रिय को इसलिए इस्टेब्लिश करके बना दिया गया, या उनको ये डिसाइड कर दिया गया कि किंग जितने भी हुआ करेंगे वो क्षत्रिय लोग हुआ करेंगे। तो ऐसे डिवीज़न डिसाइड होना शुरू हो गया। वैश्य वो लोग हो गए जो सारे के सारे ट्रेडर्स हुआ करते थे, व्यापार वगैरह या ट्रेड वगैरह किया करते थे, उन लोगों को वैश्य में डिवाइड कर दिया। शूद्रास वो लोग हो गए जो सारे लोगों की कहीं ना कहीं क्या करेंगे, थोड़ा सर्विस प्रोवाइड करेंगे या सेवा करेंगे, कुछ इस तरीके की हेल्प वगैरह करेंगे, उनको शूद्रास वगैरह में कर दिया। मतलब वो लोग होते थे अनस्किल्ड वर्कर्स, जिसको कह सकते हो, वो मिलिट्री में भी आ सकते हैं और दूसरी सर्विसेज के अंदर भी आ सकते हैं, वो खेती किसानी वगैरह भी किया करते थे। ठीक है तो सोसाइटी को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया था।
तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, हमने देख लिया किस किस तरीके के कल्चर को डिवाइड किया गया। उसके बाद में एंशियंट, मिडिल एजेस, मॉडर्न एजेस और फिर कंटेम्प्रेरी तो हमारा चल ही रहा। तो ये हिस्ट्री को पूरी तरीके से डिवीजन करने का और हिस्ट्री का पूरा तरीके से डिवाइड करने का हमारे पास में ये सारी की सारी थी। ठीक है, अब इसके अंदर जो सबसे पहली बात हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि 2500 से लेके 1800 या 2500 से लेके 1800 BC तक हमारा रहा है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की या इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो नाम पड़ा वो कैसे पड़ा होगा, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों जानते हैं हम लोग, कोई बता सकता है? वेरी गुड वेरी गुड। जो हाँ फर्स्ट सिटी जो थी हमारी, वो सिटी जो मिली थी वो हाँ, और इसको डिस्कवर करने वाले पर्सन का नाम कोई बताएगा? इसको डिस्कवर दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने 1921 के अंदर हाँ ये पता लगाया कि एक हड़प्पा सिटी भी है और वो सिटी किस तरीके की है जो हमारी एंशियंट या प्राचीन इतिहास को हमारे बीच में लेके आती है। अब ये देखो कि 1921 से पहले हमको पता ही नहीं था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसा भी कोई कॉन्सेप्ट हुआ करता है। ये तो भला हो किनका, उन ब्रिटिशर्स का, जिन ब्रिटिशर्स ने आके हमको ये चीज़ बताई कि जिसकी वजह से हमको ये पता लगा कि ये हमारे लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो वो ब्रिटिशर जिन्होंने इनको कमांड दिया था मतलब काम पे लगने के लिए, उनका क्या नाम था? हाँ अभी बता रहा, अभी मैं चारों के नाम बताऊंगा, कोई एक नहीं था, अकेला नहीं था। ठीक है, अभी चारों के नाम। इन ब्रिटिशर्स की अभी कहानी बताता हूँ आपको, उस कहानी के नाम से अभी आपको पता चलेगा। ठीक, तो ये ब्रिटिशर्स क्या थे, वो ऑब्वियस ही बात है एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ को भारत के अंदर लागू करते थे और उन्हीं एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ को लेके इन्होंने यहाँ पे ये भी करना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी क्या हुआ कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए एक पर्सन जो था वो निकले टहलने, ऐसे वॉक पे निकले। ब्रिटिशर्स निकला करते थे, वॉक पे निकला करते थे थोड़ा सा। तो ये वॉक पे निकले एक पर्सन, इन्होंने वॉक पे जाते जाते देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ अजीबोगरीब चीज़ दिख रही है कि कुछ बहुत ही नीचे को गुफाया टाइप की जैसे नहीं होती है, केव शेप्स होती हैं, तो कुछ केव टाइप की दिख रही थी इन्हें। तो ये केव के पास में गए, केव के पास में जाके इन्होंने देखा कि यार ये तो कुछ नई चीज़ दिख रही है, इसके बारे में मुझको इन्फॉर्म करना चाहिए लोगों को, कि खास करके ब्रिटिश ऑफिशियल्स जितने भी होते थे तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए जाके कि ऐसी चीज़ों को हमको पता लगे, हो सकता है इससे बहुत सारी रिसोर्सेज हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन देने वाला जो पर्सन था उसका नाम था कनिंघम। क्या नाम था? कनिंघम। कनिंघम ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमारे पास में कुछ हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइप की कोई सिटीज़ हैं। तो कनिंघम ने ये इन्फॉर्मेशन कन्वे की थी और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये कमांड दे दी गई कि चलो वहाँ पे क्या करो, थोड़ी बहुत खुदाई वगैरह स्टार्ट कर दो और वहाँ पे चेक करो कि क्या चीज़ें ऐसी हैं क्या हमारे यूज़ की है नहीं। तो इनको कमांड के बाद में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई? दयाराम साहनी को दी गई कि आप जाके देखिए कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं या नहीं। तो दयाराम साहनी ने जब उसको खोदवाना शुरू करा, सारी चीज़ें देखी, सब कुछ पता लगा, तो ये पता लगा कि वहाँ पर एक सिटी है हड़प्पा, जिसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। वो सारी क्वालिटीज़ हम लोग देखेंगे क्या क्या क्वालिटीज़ थी, क्योंकि वन ऑफ द मेजर सिटी थी ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की। ठीक है, तो उन क्वालिटीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली सिटी हमको ये मिली थी हड़प्पा की, जो दयाराम साहनी ने खोजी थी, इसलिए हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। दूसरी सिटी कोई बता सकता है जो 1922 के अंदर मिली थी? हाँ, सेकेंड सिटी जो हमको मिली थी वो मिली थी मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो। अब मैंने एक हड़प्पा लिखा है, एक हाँ माउंट ऑफ द डेड जिसको भी हम लोग बोलते हैं, इसको जो खोजने वाले थे उनका नाम था राखलदास बनर्जी। ठीक है, राखलदास बनर्जी। ठीक है, राखलदास बनर्जी जो सेकंड पर्सन थे जिन्होंने इस सिटी को हमारे सामने लेके आए। अब यहाँ पे एक हड़प्पा लिखा हुआ है, यहाँ पे एक मोहनजोदारो लिखा हुआ है। इन दोनों की आज के प्रेजेंट समय में लोकेशन क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मॉडर्न डे पाकिस्तान के अंदर पड़ता है ये सारा का सारा प्रोविंस जो है। हड़प्पा जो है सिंध प्रोविंस के अंदर पड़ता है, जो सिंध प्रोविंस हमारा लगता है उस सिंध प्रोविंस के अंदर पड़ता है। ठीक है, और जो मोहनजोदारो है, हाँ तो मोहनजोदारो जो आपका पड़ता है वो भी आप भी सही बोल रहे हो, मोहनजोदारो की जो बाउंड्री लगती है वो सिंध के
बिलोंग ही करके लगा करती है, ठीक है। तो उसके थ्रू ये सारी की सारी सिटीज़ आज के समय में जो हम लोग देखते हैं वहाँ पे पढ़ा करती। ऐसी और भी सिटीज़ थी जिसके बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे। अब इस समय में क्या हुआ करता था, कुछ जो हमको डायग्राम्स मिले या कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं वो कुछ इस तरीके की मिली हैं, ठीक है। कैसी मिली है हमको, इस तरीके की मिली है। ये देखो क्या है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में एक हुआ करता था। क्वाड्रिलेटर मतलब एक किस तरीके की, हमको इस तरीके की प्रिंट, ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि इस समय के जो भी हमको एविडेंसेस मिले हैं या जो भी हम लोग को ऐसे कुछ इस समय के जो भी मेटल्स मिले हैं या जो भी चीज़ें मिली उनका शेप कैसा रहता था, तो शेप के बारे में पूछा था। तो शेप कुछ इनका क्वाड्रिलेटरल टाइप का या ट्रेपीजियम वगैरह जो होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके फॉर्म में ही रहा करता था और इसके अंदर किसी एक एनिमल के बारे में बना होता था, ठीक है। हाँ वो भी अभी देखेंगे, वो रिलीजन के अंदर देखेंगे उसके भी। हाँ सील जो होती थी, सील का जो वो होता था शेप होता था, वो सील के शेप के बारे में पूछा था। अब ये देखो लैंग्वेज लिखी हुई है, ये लैंग्वेज लिखी हुई है कोई, ये जो लिखी हुई है ऊपर, अब है ना। अब इस लैंग्वेज को हम लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, कोई नहीं पढ़ पाया। बहुत बड़े बड़े आर्कियोलॉजिकल सर्विस आगे चले गए, वो सब इस चीज़ों को नहीं पढ़ पाए। इसकी थोड़ी सी लोकेशन देखो, लोकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लोकेशन किस तरीके की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसकी लोकेशन की बात करते हैं, ठीक है। लोकेशन देखो, ये तो भारत का रीजन है पूरा का पूरा, ये पूरा भारत का रीजन था, ठीक है। भारत के रीजन के बाद में ये पाकिस्तान का रीजन भी था और पाकिस्तान के बाद में ये अफ़गानिस्तान का रीजन है, ठीक है। इन तीनों रीजन के अंदर हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमको एविडेंसेस देखने को मिले। तो ये पूरा का पूरा रीजन था जिसके अंदर हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के एविडेंसेस देखने को मिले। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का किसी ने शेप पूछ लिया एक बार कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस शेप की हुआ करती थी, क्या वो क्वाड्रिलेटर होती थी, क्या वो स्क्वायर होती थी या ट्रायंगुलर होती थी। तो उसका उसका एग्जाम्पल मैंने आगे आपके सामने ये रखा हुआ है। ये ट्रायंगुलर टाइप की एक आपकी ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन थी, ठीक है। ट्रायंगुलर के अंदर आप लोग देख सकते हो कि सबसे नॉर्दर्न पोस्ट जो थी, रीजन जो था इसका, वो मांडा था, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चेनाब रिवर जिसके पास में। ये वाला डायग्राम बहुत अच्छे से देख लेना और इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इससे आपको बाउंड्रीज क्लियर हो जाएंगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये पीपीटी की पीडीएफ, हाँ पीपीटी की पीडीएफ भी भेज दूंगा मैं आपको पढ़ाने के बाद में, ठीक है। हाँ तो आप देख सकते हो, उसके अंदर भी देख सकते हो। तो नॉर्दर्न एरिया देख लो मांडा है, ठीक है। सदर्न एरिया देख लो आपका दाइमाबाद था, ठीक है। उसके बाद में वेस्टर्न मोस्ट पार्ट जो था वो आपका सुतका गेंडो जो बलूचिस्तान में था, और फिर जो आपका सबसे ईस्टर्न पोर्शन था इसके अंदर वो था आपका आलमगीरपुर मेरठ के अंदर जो पड़ता है आपका, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो रीजन था उस रीजन के अंदर इसकी लास्ट बाउंड्री जो थी वो लाई किया करती थी, ठीक। तो इसको बहुत अच्छे से देख लेना एक बार, कौन सा रीजन का है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट थोड़ी सी हो जाती है ये रिवर्स, ये रिवर्स के बारे में बहुत पूछा करता है, तो रिवर्स को देख लेना। अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो हम लोग को पढ़ना है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को उसको कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग किस तरीके से डिवाइड करें। तो डिवाइड करने के कुछ तरीके हैं, जैसे एक है उसका ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो आप लोग देख रहे हो मेरे सामने, कि ज्योग्राफिकल एग्जिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। थोड़ा हम लोग ये जानेंगे कि सोशल लाइफ कैसी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की, तो सोशल लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। थोड़ा सा हम देखेंगे उनकी इकोनॉमिक लाइफ किस तरीके की रहा करती थी। वो अपनी इकोनॉमिक लाइफ जैसे एग्रीकल्चर वगैरह करते थे या ट्रेड किया करते थे, तो किस तरीके की इकोनॉमिक लाइफ को या अपने जीने जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी कैसे चला करती थी उनकी। चौथी चीज़ थी रिलीजियस लाइफ, जिसकी अभी बात करी, किसी ने पशुपति शिवा वगैरह को भी माना करते थे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग उनकी रिलीजियस लाइफ के अंदर पढ़ेंगे। तो हम लोग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रेक करेंगे वो इन 4 पोर्शन में ब्रेक करके और फिर इन 4 पोर्शन के हिसाब से डिवाइड करके हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम 4 पोर्शन में डिवाइड करके 1 बाय 1 पढ़ना स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि अभी आप लोग का टाइम ओवर हो चुका है। यस पूछिए। मैंने कहीं पढ़ा था कि सर हड़प्पा सिविलाइजेशन कोई किंगडम में कोई एम्पायर टाइप चीज थी, वो एक काइंड ऑफ फेडरेशन था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक बड़ा चीज था, ऐसा ये ट्रू है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ा किंगडम इसलिए नहीं कहेंगे हम इसको, क्योंकि इस समय में कोई रूलर नहीं था, कोई रूल नहीं कर रहा था, कोई पॉलिटिकल लाइफ थी नहीं। मैंने इसीलिए हाँ बिल्कुल, हमने अभी क्या बोला, हमने आपको यही बोला कि 4 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। कहीं मैंने ऐसा बोला इनकी पॉलिटिकल लाइफ भी डिस्कस करेंगे हम लोग, तो पॉलिटिकल लाइफ थी नहीं। अब जब पॉलिटिकल लाइफ नहीं है तो कोई किंगडम भी नहीं होगी, कोई किंगडम नहीं है तो रूलर्स होना तो इम्पॉसिबल है। इसलिए जो है आपने जो बोला वो बिल्कुल सही सुना है और ऐसा ही था, ठीक है।
ओके ओके, हाँ जी पूछिए। अच्छा, यस यस यस, मैं बता रहा आपको। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो हमने अभी बोला स्क्रिप्ट तो हमने पढ़ी नहीं थी, स्क्रिप्ट के बारे में तो हमको पता नहीं था और स्क्रिप्ट आज तक हम पढ़ भी नहीं पाए। लेकिन क्या हुआ, जब किसी सिविलाइजेशन को हमने खोजा या किसी सिविलाइजेशन के बारे में हमको पता लगा तो उसके नेम्स हमने पर्सनल सजेस्ट करे और हमने उसको बोला कि हम इसको इस नाम से जानेंगे और हम इसका ये नाम रखेंगे। जैसे आज के समय में क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं ना कहीं पे कोई साइक्लोन आ जाता है, कहीं पे क्या होता है कोई किसी तरीके का स्टॉर्म आ जाता है, तो कहीं पे सुनामी उनामी ये सब के नाम हम लोग दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है बहुत पहले के रखे हुए पड़े हुए। तो हाँ, तो कुछ लोग, हाँ कुछ नेम ऐसे तरीके से दे दिए जाते थे जो उसको ढूंढ रहा है, जो बना रहा है। तो राखलदास बनर्जी ने बोला कि चलो इसको मोहनजोदारो के नाम से जानेंगे हम लोग, क्योंकि ये मुझे लग रहा है माउंट ऑफ डेड है। बहुत सारे लोग मृतक जो होते थे, बहुत सारे लोग यहाँ कलेक्टिव वे में मिल रहे हैं, तो हम इसको माउंट ऑफ डेड के मतलब से जानेंगे। हड़प्पा बोले चलो हड़प्पा का नाम दे देते हैं इसको। हड़प्पा क्या होगा, हड़प्पा का मतलब पता है किसी को? हड़प्पा कहाँ से आया, मैं समझा नहीं। अच्छा अच्छा, मिनरल्स के बेसिस पर। नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ था। मिनरल्स के बेसिस पे कुछ ऐसा नहीं था। एक्चुअली जो लोकेशन को डिसाइड किया जाता था, वो लोकेशन को या नेम को डिसाइड करने के पीछे मेन रोल जो हुआ करता था वो आर्कियोलॉजिस्ट का हुआ करता था। आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पे जिस तरीके की क्वालिटीज़ को ढूंढा करता था, उन क्वालिटीज़ के बेसिस पे उसका नाम को सजेस्ट करता था और उस नाम को मान के रख दिया जाता था। कुछ रीजन के हिसाब से होते थे, कुछ आसपास अगर कोई रिवर निकल रही है, कोई लैंड पड़ रहा है आसपास में, तो लैंड के हिसाब से पढ़ा जाता था। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों का नाम रखा जाता था। ठीक है, तो ऐसे माउंट ऑफ डेड होता था मोहनजोदाड़ो का मतलब। ठीक है, तो ऐसे करके क्या होता था, जैसे कालीबंगन है एक नाम, कालीबंगन भी इस तरीके का पड़ता था नाम। ठीक है, तो कालीबंगन का क्या मतलब होता है? कालीबंगन का मतलब होता है ब्लैक जो बेंगल्स होती हैं आपकी, चूड़ियाँ वगैरह जो होती है ना, तो उसके नाम पे उसको रख दिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत अमाउंट में हमको ये सब मेकअप का सामान मिला बहुत सारा। तो उस समय में हमने देखा कि ऐसे इतने सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो हम चलो इसको कालीबंगन के नाम से जानेंगे। तो नाम को कुछ इस तरीके से डिसाइड किया जाता था। वहाँ की जो क्वालिटीज़ वगैरह होती थी, कुछ भी ऐसे एविडेंसेस मिलते थे, उसके बेसिस पे उनके नेम को सजेस्ट किया जाता था। क्लियर है? तब भी मेकअप होता था। तब भी मेकअप होता था। मेकअप नया नहीं है, मेकअप बहुत पुराना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। लाली पाउडर सब कुछ मिलता था उसमें। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, एकदम मिला करता था। और तुमको क्या लग रहा है अभी नया शुरू हुआ है मेकअप वेकअप होना? बहुत प्राचीन इतिहास है वो। ठीक है, हाँ क्या लगाते थे? हाँ, इजिप्शियन में भी होता था, ऐसा हुआ करता था। तभी तो देख लो वहाँ के सारे आज तक भी कुछ इसी तरीके के रहा करते हैं लोग। ठीक है, तो वो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। कल्चर कभी भी ख़त्म नहीं होता है, किसी ना किसी फॉर्म में चेंज होता रहता है। तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता चला जाता है, जैसा आज के समय में हो रहा है ना। ठीक है, और कोई डाउट है? हाँ चलो, अब जाने दो मुझे। अगला जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे और ज़्यादा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।